यू आर डूइंग फिलोसफिकल स्कूल। ओ, हिस्टोरिकल स्कूल किया ना मैंने, सॉरी। आई हैव डन हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है, पहले फिलोसफिकल कर लेते हैं, फिर सोशियोलॉजी करते हैं। फिलोसफिकल। हाँ, वी कैन से फिलोसफिकल स्कूल को वी कैन से वी हैव डन हिस्टोरिकल स्कूल, और फिलोसफिकल स्कूल को वी कैन से एथिकल स्कूल आल्सो। इस स्कूल को हम एथिकल स्कूल भी बोल सकते हैं। चलिए, इस माइंडसेट से लेट्स सी क्या बोलता है ये स्कूल। जब हम इस स्कूल की बात करें, जुरिस्प्रूडेंस की, अगर हम इस स्कूल की जुरिस्प्रूडेंस क्या होने वाली है, इस स्कूल को वो समझते हैं। दैट इज मींस एरिया ऑफ स्टडी। हम समय में पता है वी आर डूइंग दिस इन दिस वे ओनली। इफ यू सी दिस लॉ, हमने, अगर याद हो तो हमने पढ़ा, एनालिटिकल स्कूल में प्रेजेंट लॉ पढ़ेगा, हिस्टोरिकल स्कूल में पास्ट लॉ पढ़ेगा। ठीक है, दिस लॉ इज नॉट कंसर्न विद पास्ट और प्रेजेंट लॉ, इट इज कंसर्न विद द फ्यूचर ऑफ लॉ, है ना। यही टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ द लॉ। That means they are not focusing upon what is law. They are not focusing how law is created. They are they will focus upon the idea, है ना, how law should be. बेसिकली ये लॉ को, फिलोसफी है, फिलोसफिकल कौन होते हैं, जिनकी एथिकल, ही विल स्टडी लॉ, दिस स्कूल विल स्टडी लॉ विद एथिकल वैल्यूज। ठीक है, वो एथिकल वैल्यूज के साथ पढ़ेगा। चलिए, तो ये क्या पढ़ेगा, इसकी जूरिस्प्रूडेंस होने वाली है, इट विल बी फोकसिंग अपॉन एथिक्स। स्टडी को, लॉ को एथिक्स के साथ पढ़ेगा। इसकी खासियत क्या है, इस स्कूल का फोकस होने वाला लिबर्टी, फ्रीडम, एथिकल वैल्यूज। इनका फोकस लिबर्टी, फ्रीडम। ठीक है, तो दे विल स्टडी लॉ इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, तो मोर फोकस, दे विल मोर फोकस अपॉन लिबर्टी एंड फ्रीडम। और उसकी बेसिस पे इनकी लीगल थ्योरी क्या होने वाली है। इनकी थ्योरी पे फोकस होने वाला है, दे विल बी फोकसिंग अपॉन द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कहने वाला है लॉ इज डेवलप फ्रॉम एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल, ये फोकस करने वाली इनकी थ्योरी होने वाली है ना। लॉ डेवलप फ्रॉम एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल, कह रहे जो इंडिविजुअल एथिक्स है उससे लॉ निकले। तो अगर मैं इनकी बात करूं जूरिस्प्रूडेंस की, तो इनकी जूरिस्प्रूडेंस है एथिकल मोरालिटी, है ना, एथिकल जूरिस्प्रूडेंस और मोरालिटी जूरिस्प्रूडेंस, मोरालिटी जूरिस्प्रूडेंस, ये उनकी जूरिस्प्रूडेंस है। और उनकी लीगल थ्योरी क्या है, दैट इज एथिक्स ऑफ ह्यूमन इज द ग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो उनकी लीगल थ्योरी क्या होने वाली है, जो भी सबकी, है ना, क्या, दे विल फोकसिंग अपॉन द बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन shows ethics, the behavior of human shows ethics, है ना,
which result into law, which result into, और उससे लॉ पढ़े। तो इनकी लीगल थ्योरी बिहेवियरल एथिक्स पे फोकस करेंगे। अगर आई टॉक अबाउट इनके जुरिस्ट, अगर मैं इन स्कूल के जुरिस्ट की बात करूं, फेमस बहुत सारे जुरिस्ट हैं, बट जो हम पढ़ने वाले, दैट इज फर्स्ट इज इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट, हेगल, फिक्टे, है ना। तो विल फोकस अपॉन दिस इमैनुअल कांट, we will focus, if we focus upon Hegel, we are focus upon Fichte. But apart from this, there are other jurists जो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। उनका नाम हमें पता होना चाहिए, बट थ्योरेटिकली उन्होंने बहुत कुछ कहा नहीं है ना। तो उसका नहीं भी चलेगा तो चलेगा। तो फर्स्ट इज कॉलर, इसी स्कूल से बिलोंग करते हैं। स्टैम्बलर इसी स्कूल से बिलोंग करते हैं ना। ग्रूटियस इसी स्कूल से बिलोंग करते हैं। ये फेमस नाम है, जब आप इनको ये दे दिस आर आस्क्ड इन पीटी कि ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो आपको बस ये बताना चाहिए कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं। चलिए, इस माइंडसेट से लेट अस गो इनटू दी। वन बाय वन इमैनुअल कांत को पहले उठाते हैं और एक एक करके pick करते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है मेरी फिलोसफिकल स्कूल की? प्लीज बताइए। इमैनुअल कांत उठाते हैं। घर पे आप रिवाइज कर रहे हैं इसको? इमैनुअल कांत, अगर हम इमैनुअल कांत की बात करें, अगर हम इस स्कूल की बात करें, याद रखिएगा, अ, इस स्कूल के जो फादर है, फादर ऑफ फिलोसफिकल स्कूल, वो हुगो ग्रुटियस है। मैं फिर से लिख देता हूँ, हुगो ग्रुटियस। He's हुगो ग्रुटियस only. He's known as father of philosophical school. ठीक है। इन्होंने, हुगो ग्रुटियस ने कोई ऐसी बड़ी थ्योरी नहीं दी है जो हमें पढ़ना है। व्हाट हुगो ग्रुटियस बेसिकली सेज, हुगो ग्रुटियस कहते हैं, क्या कहते हैं हुगो ग्रुटियस? वेरी सिंपल, ही सेज कि रियल रीजनिंग और रियल सैंक्शन बिहाइंड द रूल इज नॉट द कोर्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? द रियल sanction behind law is not the fear of coercive force, but but censor of censor of public disapprobation. बस इतनी थ्योरी है इनकी, बस। क्या बोलते हैं बेसिकली? इफ यू रिमेंबर हुगो ग्रुटियस को, एक्चुअली ही इज अ क्रिटिसाइजर ऑफ एनालिटिकल स्कूल एंड ही इज अ क्रिटिसाइजर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। तो हुगो ग्रुटियस बेसिकली अपनी थ्योरी में एनालिटिकल स्कूल को और हिस्टोरिकल स्कूल को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हो। बोलते हैं कि आप जो सैंक्शंस की बात कर रहे हो, वो सैंक्शन कोई कोerसिव फोर्स नहीं है, वो फियर ऑफ कोerसिव फोर्स नहीं है जो आप बोल रहे हो। आप, कोई बोलता है कि वो राजा का डर है, कोई बोलता है कि वो आपसी इनर इनर कॉन्शियसनेस का डर है। कह रहे हैं, नहीं, ये तो किसी चीज का डर नहीं है, ये फियर ऑफ पब्लिक वो है, सेंसर ऑफ पब्लिक डिसअप्रोबेशन। सेंसर ऑफ पब्लिक डिसअप्रोबेशन मतलब, दैट मीन्स disliking of disliking of act by public in large. That is, that is, you have a fear that if I will do,
people will stop liking or respecting you. That is fear that if you do so, people will stop liking you. लोग आपको पसंद करना भूल जाए, लोग आपको पसंद करना छोड़ दें, पीपल विल स्टॉप लाइकिंग। आपको इस बात का डर है। तो हुगो ग्रोटियस इतना बात बोलते हैं, तो हुगो ग्रोटियस द फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल। और बस इतनी उनकी थ्योरी है, इसमें कुछ हमें पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं। सेंसर ऑफ पब्लिक डिसऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आते हैं इमैनुअल कांत, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से हमें सवाल आ सकते हैं। इमैनुअल कांत 1583 से लेके 1695 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी जो बुक का नाम, इस फेमस बुक द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। अगेन वेरी वंडरफुल बुक, द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, है ना। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये वर्क ऑफ जो हुगो ग्रोटियस है ना, उसके वर्क को इम्प्रोवाइज किया। तो हुगो ग्रोटियस की बुक का नाम भी द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस है ना। उसको इन्होंने इम्प्रोवाइज किया था इमानुएल कांत ने। और उसके बाद इनकी अपनी खुद की राइटिंग है, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इमानुएल कांत, हमने आपको बोला कि ये फिलोसफिकल स्कूल से है, तो इनका फोकस कहाँ होने वाला है? इनका फोकस होने वाला है फिलोसफी, एथिकल पे, इंडिविजुअलिटी, है ना। फिलोसफिकल स्कूल इंडिविजुअल एथिक्स पे बड़ा फोकस करता है। इमानुएल कांत अपनी जूरिस्प्रूडेंस को अगर मैं बात करूं, इमानुएल कांत की जूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें, है ना, तो इनकी जो जूरिस्प्रूडेंस है, दैट इज स्टडी ethical value of individual in order to understand the law. ये लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए एथिकल वैल्यूज को पढ़े, इनकी जूरिस्प्रूडेंस। फिर मैं इनकी लीगल थ्योरी की बात करूं, अब मैं इनकी लीगल थ्योरी की बात करूं, तो इनकी लीगल थ्योरी जो है, बिकॉज ही हैव स्टडीड ऑल दिस, इनकी लीगल थ्योरी इज नोन एज ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म। इनकी थ्योरी को बोला जाता है ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म, और वी कैन से आइडियल रैशनलिज्म, आइडियल रैशनलिज्म। इनकी थ्योरी को आइडियल रैशनलिज्म, और इनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इम्परेटिव भी बोला जाता है। एक ही चीज के बहुत सारे नाम है, कोई अलग स्कूल। तो हमारा फोकस है इसको पढ़ना, इस आइडिया से, ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म। अलग अलग किताब में इसको अलग अलग नाम से बोला गया है, ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म, आइडियल रैशनलिज्म, थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इम्परेटिव, है ना। अब समझते हैं क्या कहते हैं। बड़ी अच्छी थ्योरी है, बहुत ही सकारात्मक, है ना, और बहुत ही इम्पैक्टफुल थ्योरी है, और बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। फिलोसफिकल स्कूल है जो ज्यादा बड़ी बात करते नहीं है।
ये अपना प्रमाइसिस, हमने क्या बोला, ये प्रमाइसिस कहाँ रखने वाले, एथिक्स और ह्यूमन पे। तो अपना द प्रमाइसिस ऑफ देयर स्टडीज ही सेज इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इनकी थ्योरी को समझें तो इनकी थ्योरी क्या कहती है इट स्टार्ट विद इंडिविजुअल। कहती है इंडिविजुअल्स लिव इन टू वर्ल्ड। कह रहे हैं इंडिविजुअल के जो है वो दो, वो है क्या, वर्ल्ड। कोई भी ह्यूमन बीइंग, कह रहे हैं एवरी ह्यूमन बीइंग लिव इन टू टू वर्ल्ड्स। उसकी दो दुनिया है, हर आदमी दो दुनिया में। ठीक है, मैं इस बात से बिलीव करता हूँ। आई एम वेरी मच believer of Immanuel Kant, not in the context of law, but in the context of his theory, the idea he have appreciated. ठीक है, तो the idea which he have kept is very much appreciable. That is, he says, law have human being live in two world। दो वर्ड है, वो दो वर्ड का नाम बताता है, कहता है मेंटल, मेंटल वर्ल्ड, और दूसरा बताता है फिजिकल वर्ल्ड। कह रहा है ह्यूमन बीइंग के दो वर्ल्ड है, मेंटल वर्ल्ड और फिजिकल। अब वो कहता है क्या, फर्स्ट कहता है ह्यूमन विल सी फिजिकल वर्ल्ड विद हिज मेंटल थिंकिंग। तो सबसे पहले वो क्या कहता है, मैं एक एग्जांपल पिक करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मेंटल वर्ल्ड है। तो फर्स्ट मेंटल वर्ल्ड, यहाँ पे क्या है, मैन हैव थॉट्स। वो क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल हैव अ थॉट, इंडिविजुअल हैव अ थॉट्स। कहता है एज पर दिस थॉट ही विल बिहेव इन अ फिजिकल वर्ल्ड। वो इस थॉट से फिजिकल वर्ल्ड में बिहेव करे। सेकंड कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, कहते हैं जब वो फिजिकल में बिहेव करेगा ही विल एक्सपीरियंस द, ही विल गेन द एक्सपीरियंसेस, है ना। यानी वो जिस तरीके से फिजिकल वर्ल्ड में बिहेव करेगा और फिजिकल वर्ल्ड उसको रिएक्ट देगा, तो हिज बिहेवियर एंड द रिएक्शंस ऑफ फिजिकल विल गिव हिम द एक्सपीरियंसेस। वो उसको एक्सपीरियंसेस दे। थर्ड, विद हिज एक्सपीरियंसेस, है ना। तो पहले मेंटल से फिजिकल में गया, फिजिकल से ही अगेन गो इनटू द मेंटल, मेंटल वर्ल्ड आ जाएगा। कह रहे नाउ ही विल थॉट, he will mold his thoughts as per the physical experiences। Now mold his thoughts as per his physical experiences। क्या कहना बात कर रहा है, कह रहा है his mental and physical experiences will mold his behavior, है ना। तो उसके उसका मेंटल और फिजिकल एक्सपीरियंसेस जो है वो उसको बिहेवियर्स को चेंज करेंगे। ये जो बिहेवियरल चेंज, इसी को उसने बोला ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म, यही है ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म। कह रहे हैं इसी की बेसिस पर इंडिविजुअल विल डेवलप, individual will
डेवलप एथिक्स एंड मॉरल्स। कह रहे हैं वो इसी बिहेवियर के बेसिस पर अपना एथिक्स एंड मॉरल्स को डेवलप करेगा और यहीं से फिर क्या होगा, लॉ विल क्रिएटेड। और कह रहे हैं इस एथिक्स और मोरल के बेसिस पर ही लॉ क्रिएट होगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ, इतनी बात तो क्लियर होगी ना मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ। फिर हम एक ट्रांसडेंटल थ्योरी अप्लाई करते हैं किसी एक सिचुएशन में जो तुमने देखी होगी लाइफ में। हुआ क्या, ट्रांसडेंटल थ्योरी को समझते हैं। ए है, ए के सामने ग्लास ऑफ हॉट मिल्क, गर्म दूध का एक ग्लास रखा है ना। ए के सामने गर्म दूध का एक ग्लास रखा हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट मेंटल परसेप्शन आएगा, पहले मेंटल परसेप्शन, एज मेंटल परसेप्शन इज ड्रिंक द ग्लास, ड्रिंक द ग्लास। A picked it up and tried to drink in one shot। उसने चाहा एक ही शॉट में पीना। क्या हो गया, क्या हो जाएगा एक शॉट में पीने से? गर्म दूध एक शॉट में पी जाओगे, मुंह जल जाएगा, है ना। गॉट फिजिकल एक्सपीरियंस, गॉट फिजिकल एक्सपीरियंस, क्या फिजिकल एक्सपीरियंस आया? नॉट टू ड्रिंक हॉट मिल्क इन वन शॉट। ये फिजिकल एक्सपीरियंस आ गया, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड की सिचुएशन आ गई। ये फिजिकल वर्ल्ड। तो ये समझिए मेंटल वर्ल्ड से उसने फिजिकल वर्ल्ड को देखा, ये फिजिकल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड को देखा, एक्सपीरियंस, फिजिकल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस गेन किया, और अब उसने अपना क्या कर दिया, माइंड सेटअप बना दिया। क्या माइंड सेटअप? माइंड एक्सपीरियंस, माइंड चेंज। अब क्या होगा, एक माइंड चेंज हो गया। ही विल नेवर, ही गेट टू नो दैट थॉट, है ना, ही गेट मेंटली अवेयर नॉट टू ड्रिंक हॉट मिल्क इन वन शॉट। ये क्लियर हो गया इसका, ये इसका, ये मेंटल एक्सपीरियंस है, मेंटल मोल्डिंग हुई है, मेंटल मोल्डिंग। अब इस मेंटल मोल्डिंग से अब ये क्या करेगा, फिजिकल बिहेवियर्स करेगा। और फिजिकल बिहेवियर अब इसका कैसा होगा, जब भी दूध आएगा फूक के पिएगा, या तो ठंडा करके देगा, है ना, या वेट करेगा, कुछ भी हो सकता है। और आफ्टर दिस फिजिकल बिहेवियर अब एक लॉ जनरेट, क्या लॉ जनरेट हो गया, कि गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, दूध को हल्का ठंडा करके पीना चाहिए। एक लॉ डेवलप हो गया, उसने एक मोरालिटी डेवलप कर ली, एक एथिकल वैल्यू डेवलप कर ली। क्या, कि यू शुड नॉट ड्रिंक हॉट मिल्क। अब हम उसको किस तरीके से सोचते हैं, हॉट मिल्क पीने से ये नुकसान हो सकता है, माइल्ड पियो, पूरा बहुत तेज हॉट मत पियो। बट वो सब आया कहाँ से? एमोनुअल कांत कहता है कि पहले एक मेंटल थॉट प्रोसेस आया, उसके बेसिस पर उसने बिहेव किया, उस बिहेवियर से उसे एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस से उसने अपना मेंटल एप्टीट्यूड चेंज किया, उस मेंटल एप्टीट्यूड को चेंज करने की वजह से उसका फिजिकल बिहेवियर चेंज हो गया। अब वो उस मेंटल एक्सपीरियंस से फिजिकली बिहेव करता है, और ना उस बिहेवियर से उसके एथिक्स पता चलता है, और वो फिर लॉ बन जाता है। वो कहता है, इमैनुअल कैंट कहता है कि आइडियलिस्ट रैशनलिज्म, है ना, तो आइडियोलॉजी डेवलप करता है इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंसेस से, और इंडिविजुअल इज अ फ्री विल। कहता है फ्री विल है, फ्री विल है तो वो बिहेव करेगा, है ना, ही ऑलवेज चूज गुड ओवर द बैड। और लॉ का काम क्या है, ये जो फिजिकल बिहेवियर जो इसके ये एक्सपीरियंसेस आया ना, इसके ये एथिकल वैल्यू, लॉ का काम क्या है, इसको ऑर्गेनाइज करना।
to organize his experiences and ethics. अब देखिए ना, ये काम तो पहले ही हो गया। दूध का एक्सपीरियंस हमारे बुजुर्गों ने ले लिया, अब वो आ गया, अब हम भी वही चीज गलतियां करेंगे बार बार। तो हमारे माइंड में वो इनकॉर्पोरेट कर दिया गया शुरू से कि लॉ हो गया। अभी ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल पिक किया है। जिंदगी में हर कोई ये बात, पहले मुंह तो सबका जला होगा ना दूध से एक बार बचपन में। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है जिसका मुंह नहीं जला है दूध से बचपन में। जला तो है एक बार, है ना। और उसके बाद से तुम ध्यान रखते हो इस चीज को और अपने छोटों को बता देते हो, भाई ध्यान से भी, मैं तो गलती कर चुका हूँ, बट दिस इज हैपनिंग कंटिन्यूसली, है ना। ये कंटिन्यूस हैपनिंग है। ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म कंटिन्यूस हैपनिंग है। आप एक माइंडसेट लेके आते हो कहीं पे भी, आपने मुझे ज्वाइन किया, यू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। You joined me, you have a physical experience of mine. You molded the mindset as per the physical experience you have gained. Now you will behave in that physical experience. Now, if somebody will ask you about me, your thought process before joining me and after joining me is now different. है ना। तो उससे पहले हो सकता है कोई थॉट प्रोसेस ही ना हो। उससे पहले हो सकता है आप मेरे लिए बहुत पॉजिटिव हो। उससे पहले हो सकता है आप मेरे लिए बहुत निगेटिव। आफ्टर एक्सपीरियंसेस they might change. You still don't have any thought process. You might be very negative for me. You might be very positive for me. है ना। एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव डेवलप्ड विद द पैसेज। जनाब अली क्लियर हुआ या नहीं? लॉ आफ्टर फिजिकल वर्ल्ड डेवलप होगा या मेंटल वर्ल्ड डेवलप? बेटा ये फिजिकल, ये मेंटल चेंज जो है यही तो फिजिकल वर्ल्ड में वापस गया है ना। ट्रांसडेंटल है। मेंटल से, आप नहीं समझे बेटा, मेंटल से फिजिकल में जा रहे हैं और फिजिकल से वापस मेंटल में आ रहे हैं, वापस फिर फिजिकल में जा रहे हैं, है ना। ये साइकिल ऐसे है ना। दिस साइकिल इज लाइक दिस। पहले हम मेंटल से हम फिजिकल बिहेव कर रहे हैं, है ना। मेंटल से हम फिजिकल में बिहेव कर रहे हैं, फिर फिजिकल से मेंटल में बिहेव कर रहे हैं, और फिर मेंटल से फिजिकल में बिहेव कर रहे हैं, है ना। ये ट्रांसडेंटल है, ये बिहेवियर है, और ये जाके कहीं, है ना, ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। ये जब सर्कल चलने लगा तो फिर धीरे धीरे इसे लॉ डेवलप, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि फिजिकल वर्ल्ड के बाद डेवलप होगा मेंटल वर्ल्ड। ये ट्रांसडेंटल है। ये सर्कल ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और फिर आके जाके एक क्लासिफाइड लॉ डेवलप होता है। लॉ का काम क्या है? लॉ के जो ये फिजिकल एक्सपीरियंसेस है ना, ये कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ द सोसाइटी जो है, इसको असेंबल करके एक जगह रखना काम है, ये कहते हैं। इमैनुअल कांत कहता है, कहता है लॉ कुछ नहीं है, जो हमने फिजिकल एक्सपीरियंसेस से सीखा उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख देना इज लॉ। और ये काम लेजिस्लेचर करे। सर मुझे थोड़ा टाइमलाइन को लेके प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली आपने इमैनुअल कांट का लिखा 1583 था। मैं समझ गया। हमने हाँ। ये कहीं नहीं लिखा कि हिस्टोरिकल स्कूल पहले बना, सोशोलॉजिकल स्कूल पहले बना, एनालिटिकल हाँ। स्कूल, ये नहीं लिखा। हाँ, ये सारे स्कूल अलग अलग जगह अलग 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 लोग में एग्जिस्ट कर रहे थे। और समझो बात को, हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल भी कि पहले ये स्कूल बना, ये स्कूल बना, ये स्कूल बना। तो एनालिटिकल स्कूल बहुत पहले से चल रहा है, बट वो डेवलप हुआ ऑस्टिन और बेंथम के टाइम पे, इसलिए हम उनको पढ़। ऐसे ही अगर आप हेगल को देखोगे तो हेगल 1563 में कह के चले गए। बट अगर आप इमैनुअल कांत को देखोगे तो इमैनुअल कांत निकल के आ रहे हैं 1724 से लेके 1804। तो बेसिकली अगर आप समझोगे, ये जो बाइफर्केशन हुआ है ना, ये तो हमारी कन्वीनियंट ऑफ स्टडी के लिए किया है। वरना हेगल एग्जिस्ट कर रहे हैं यूके में, इमैनुअल कांत एग्जिस्ट कर रहे हैं यूएसए में, है ना। अभी हम फिक्ते पढ़ेंगे, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं जर्मनी में। अलग, ये तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हमने तो इनकी स्टडी को ऑर्गेनाइज किया और देखा, अच्छा ये लोग ये फोकस स्टडी कर रहे हैं, वो हाथी वाली कहानी है। तो हमने, हम हाथी को लेके 100 गांव में गए, अलग अलग टाइम जोन में। हर गांव में कुछ लोगों ने पेड़ पेड़ को पकड़ा होगा ना, जिन लोगों ने पैर को पकड़ा उनको सबको एक जगह रखा। वो किस टाइम जोन में पकड़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप देखोगे तो हुगो को मैंने इतना डिटेल क्यों नहीं पढ़ाया, एलोबरेट क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो बहुत ओल्डर फेज में लिख के चले गए, है ना। उनकी थ्योरी को जब हमने ऑर्गेनाइज किया तब समझ में आया कि अच्छा अच्छा, इनमें तो हुगो ने बहुत पहले ही बात लिख दी है। तो उनको फिर फादर मान लिया, फाउंडर मान लिया, है ना, और आगे चलते चलिए। क्लियर।
तो टाइम जोन ऐसा सच कुछ नहीं। अगर आप इमानुएल कांत देखोगे तो 1724 में आ गई है। ये तो एनालिटिकल स्कूल को आउटशूट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब बेंथम और ऑस्टिन एग्जिस्टेंस में आ, है ना। चलिए, किसी को मैनुअल कांत से कुछ शिकायत तो बताइए, वरना फिर आगे मतलब समझ गया था। आई विल टेक दिस वीक ओनली, और जूरिस्प्रूडेंस खत्म, नेक्स्ट वीक से स्टार्टिंग विद हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ, है ना। और मैंने कुछ ऐसे शेड्यूल किया है, तो शायद नवंबर में कम ही छुट्टियां रहेंगी, बीच में 2-4 ही रहेंगी। तो आई माइट बी शिफ्टिंग क्लास लिटिल अर्लियर, तो 8 से 7 कर दूं, है ना। तो जो लोग 8 बजे तक बड़ी मुश्किल से उठ के ऐसे मुंह खोल के बैठे हुए, ब्रश भी नहीं किया है, उनके लिए मुसीबत होने वाली है ना। चलिए, नेक्स्ट इज हेगल। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आई टॉक अबाउट हेगल, jurisprudence, again jurisprudence is very simple, study the behavior of individual, सेम वो जहां पे वो एथिकल वैल्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी, है ना। तो दो ही बातें का jurisprudence है, फ्यूचर लॉ की बात करेगा, और काय पे फोकस रहेगा, इंडिविजुअल एथिक्स पे फोकस रहेगा। इंडिविजुअल एथिक्स पे फोकस रहेगा हैगल का। लीगल थ्योरी इनकी कहलाती है थ्योरी ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। बड़ी खतरनाक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ थीसिस। बड़ी नहीं है, बस खतरनाक है। इनकी एक लाइन की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। ही इज अ पर्सन, इनकी एक एक सिर्फ एक लाइन की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 की एग्जिस्टेंस आई। यही वो व्यक्ति है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 की जर्म, ना जर्मिनेशन क्रिएट की है ना। थीसिस, एंटीथीसिस, मेरा कहने का मतलब ये नहीं उन्होंने बोला वर्ल्ड वॉर 2 कर लो, मतलब इनकी थ्योरी में वो बात थी कि अगर किसी ने उनकी थ्योरी फॉलो कर ली, ठीक है, तो कहते हैं ना, जो जितनी ज्यादा अच्छी चीज होती है वो उतनी खतरनाक हो सकती है। थ्योरी इतनी अच्छी है कि अगर 100% फॉलो कर लिया तो मे रिजल्ट इनटू खतरनाक आउट। हिटलर जो है ना, हिटलर, वो इनका हार्डकोर फॉलोअर है। हिटलर एंड मोसलोनी इज द हार्डकोर फॉलोअर ऑफ हैगल। हैगल कहते क्या है, ऐसा ऐसा क्या, इतनी छोटी सी थ्योरी है, बट ऐसा क्या कमाल कर दिया इन्होंने कि क्या कहते हैं। इनकी थ्योरी है थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। क्या कहते हैं, कहते हैं इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले इंडिविजुअल बिहेवियर को वो बोलते हैं, कहते हैं सबसे पहले है थेसिस, थीसिस जिसको बोलते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं थीसिस इज द सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल इज फ्री। कह रहे इंडिविजुअल फ्री है, इंडिविजुअल हैव अल्टीमेट राइट्स, फ्री टू बिहेव इन एनी मैनर। कह रहे हैं वो किसी भी मैनर में बिहेव करे, उसकी मर्जी। थीसिस, ही कैन बिहेव इन एनी मैनर, ठीक है। और कह रहे हैं थीसिस को कंट्रोल कौन करेगा, कह रहे हैं इंडिविजुअल एथिक्स विल कंट्रोल उसको, कोई कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। इंडिविजुअल बिहेव फ्रीली एज पर हिज एथिक्स, कह रहे हैं वो अपने एथिक्स के हिसाब से फ्रीली बिहेव करे, उसकी मर्जी, वो जैसे मन चाहे। कहता है दिस इज अ स्टेज ऑफ थीसिस। अब क्या होगा, कह रहा है ड्यू टू थीसिस एंटीथीसिस डेवलप होगी। कह रहा है ड्यू टू थीसिस, थीसिस रिजल्ट इनटू
एंटीथेसिस. व्हाट इज एंटीथेसिस? कह रहे हैं free behavior of one individual can will come in clash with the free behavior of other individual. Rights of ultimate rights of one individual will get clashed with the ultimate rights of the other individual. ये हमने कहीं और भी पढ़ा है, अगर आप देखो तो बहुत जगह ऐसी डिस्कशन किया गया, बट ये अलग तरीके से बोल रहा है. बोलता है हाँ, ethical behavior of one individual will come in clash with other. कह रहे हैं तो my free ethics to behave in a particular manner will always be getting clash with the ethical behavior of other person. That is, दो लोग हमेशा अपोजिट होते हैं, उनका बिहेवियर अपोजिट होता है, हाँ है ना. उसी की बात कर रहा है. कह रहा है तो कोई एक आदमी है, वो रोड पे गाड़ी जिग जैग चलाना चाहता है, और दूसरा आदमी वो सीधा चला जाता है. दे ऑलवेज हैव अ क्लैश ऑफ एटीट्यूड. अब होगा क्या? ड्यू टू दिस एंटीथेसिस, नीड ऑफ हार्मोनी विल कम. एंटीथेसिस की वजह से उसको हार्मोनाइज करने के लिए, एंटीथेसिस को कंट्रोल करने के लिए हमको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, वी हैव टू डेवलप सम मैकेनिज्म, नीड टू डेवलप सम मैकेनिज्म टू कंट्रोल एंटीथेसिस. एंटीथेसिस को कंट्रोल करने के लिए किसी मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, और उस मैकेनिज्म को बोलता है रिजल्ट इनटू समथिंग व्हिच इज नोन एज सिंथेसिस. किस चीज का डेवलपमेंट हो जाएगा? कह रहा है डेवलपमेंट हो जाएगा सिंथेसिस. व्हाट इज सिंथेसिस? कह रहे हैं स्टेट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. सिंथेसिस इज अ पोजीशन वेयर स्टेट विल कम. It will resolve the antithesis. Will resolve antithesis, है ना. एंटीथेसिस रिजॉल्व करेगी by giving laws. State will resolve the antithesis by giving. और कह रहे हैं ऐसे लॉर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, या सिंथेसिस पे सारा फोकस करना है. ये क्या बोल रहे हैं? कहते हैं जब स्टेट आएगी ना, स्टेट इज नॉट सम ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू हेगल, state is not an organization. State is an individual. It is an individual personality. Act like an individual. ना? ये एक इंडिविजुअल है, क्रिएटेड बाय द सोसाइटी. सोसाइटी ने क्रिएट किया. फॉर व्हाट? फॉर एंटीथेसिस रेजोल्यूशन सॉल्यूशन. कह रहे हैं एंटीथेसिस को सॉल्व करने के लिए क्रिएट किया ये. व्हाट दैट सेइंग, in order to resolve the antithesis, this state has been created, which do not appear as an organization. It appears as an individual. And what is the importance of this state? इस सिंथेसिस के स्टेज पे जब ये स्टेट क्रिएट हो गई है, इसकी खासियत क्या है? All individual of the society loses their right. All the rights get merged into state. Now, the state will have all rights.
individuals have to behave according to state. ना इंडिविजुअल स्टेट के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे. नाउ स्टेट विल टेल देम हाउ टू बिहेव, तभी तो एंटीथेसिस जाएगी, है ना. तो स्टेट विल टेल देम हाउ टू बिहेव. स्टेट विल टेल देम हाउ टू बिहेव. स्टेट के अंदर पर्सनालिटी है, वो एक पर्सनालिटी है, वो डेवलप हो जाएगी. इस देखिए ना, इसी को तो बोलते हैं दिस गिव एन आइडिया ऑफ दिस गिव द. यही है, ये हेगल खत्म हो जाता है ना. ना स्टेट बिहेव थ्रू लॉ. स्टेट बिहेव थ्रू लॉ एंड रूल्स. कह रहे हैं नो बडी शैल क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट. स्टेट की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि फिर एंटीथेसिस आ जाएगी ना, कि दिस इज स्टेज ऑफ सिंथेसिस. अब एंटीथेसिस हो ही नहीं सकती. दैट इज आप योर राइट्स get amalgamated into state. That is individuals. Individual rights state के अंदर amalgamate. That is individual personality merge into the state personality. That is वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कह रहा है द बिहेवियर ऑफ स्टेट इज बेसिकली बिहेवियर. कह रहा है स्टेट कुछ नहीं कर रही है, स्टेट वो कर रही है जो आपने उसे करने के लिए बोला है. यानी कि बिहेवियर ऑफ अ स्टेट इज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. कहते हैं बिहेवियर ऑफ स्टेट इज कंसिडर्ड एज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. कह रहे हैं कह रहे हैं जो स्टेट एज अ पर्सनैलिटी वो आपने पैदा की है, और वो अब वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे आप चाहते थे. और क्योंकि वो आपने उसको क्रिएट किए ताकि एंटीथेसिस ना आए, आप खुद उसके बिहेवियर को रिएक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज योर राइट आर ऑलरेडी अमलगमेटेड इनटू दी पर्सनैलिटी. योर पर्सनैलिटी हैज अमलगमेटेड इनटू द पर्सनैलिटी ऑफ स्टेट. तो कह रहे हो स्टेट जो भी बनाएगा वो लॉ है, अब लॉ उसे फॉलो करेगा. सिंपल. इसी से, इस लाइन से, that the personality of individual get into the amalgamated into the state, theory of fascism and Nazism develop हुई. आइडिया ऑफ फासिज्म है ना. इससे ही आइडिया ऑफ फासिज्म एक, ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है ना. दिस लीड टू दिस, ये थ्योरी से कंसर्न नहीं, मतलब ये हेगल ने कुछ नहीं बोला ऐसा, फ्यूचर में इसको ऐसे स्टडी किया गया. दिस लीड टू आइडिया ऑफ फासिज्म और नाजिज्म. फासिज्म और नाजिज्म, हिटलर और मुसोलिनी यही तो कहते थे हम पर्सन स्टेट है. स्टेट इज एन इंडिविजुअल. एक व्यक्ति स्टेट होता है. हिटलर मुसोलिनी एक व्यक्ति है. ही बिकम द स्टेट. ही इज डूइंग, वो जो कर रहा है ना वो गलत नहीं हो सकता कभी भी. आप उसके अगेंस्ट जब भी जाओगे ना, तो आप एंटी नेशनल हो, आप टेररिस्ट हो सकते हो. आप क्यों? क्योंकि आप एंटीथेसिस क्रिएट कर रहे हो. स्टेट के अगेंस्ट आप एंटीथेसिस क्रिएट कर ही नहीं सकते. हेगल कहता है क्यों? क्योंकि आप ही ने तो उसको वो जगह दी है, आप ही ने तो उसको वो पोजीशन दी है, तो आपने सब कुछ लूज कर दिया है. अब तो आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करो. अगर आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो, तो यू आर क्रिएटिंग एंटीथेसिस. और अगर जो भी एंटीथेसिस क्रिएट करता है उसको सजा मिलती है. वो थ्योरी ऑफ फासिज्म और नाजिज्म. मैं थ्योरी ऑफ फासिज्म और नाजिज्म नहीं पढ़ाना चाहता ना, वो हमारा पार्ट ऑफ नहीं है. बट यहीं से वो आइडिया डेवलप हुआ हेगल से. ठीक है. और फिर आपको पता ही, वर्ल्ड वॉर 2 का महत्वपूर्ण कारण क्या था? फासिज्म एंड नाजिज्म. हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 was created for fascism and Nazism. चलिए, इज दिस मच क्लियर और नॉट? प्लीज बताइएगा. दिस मच क्लियर और नॉट?
क्लियर हुआ नहीं हुआ प्लीज बताइएगा। हेगल क्लियर हुआ नहीं हुआ प्लीज बताइए। नेक्स्ट करें। सवाल पूछ सकते हो आप। अब बताओ जूरिस्प्रूडेंस इजी है या नहीं, मुझसे इतना बताओ। पहले से कंपैरेटिवली इजी हो गया नहीं? पहले से कंपैरेटिवली समझ में आना शुरू हुआ कंसेप्चुअली। तो मेरे पास आया। चलिए कम टू द लास्ट फिक्ते। छोटा सा है, इसको पढ़ते हैं, और उसके बाद कल विल डू दी सोशलॉजिकल। देखिए फिक्ते का सीधा लीगल थ्योरी पढ़ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा है लीगल थ्योरी। बेसिकली कॉपी है ये, और कुछ नहीं है ना। हिज लीगल थ्योरी इज नोन एज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हिज ऑर्गेनिक थ्योरी इज नोन एज एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, कहते हैं देखो, इंडिविजुअल, ये भी अगेन इंडिविजुअल फोकस करता है। कहता है इंडिविजुअल को अगर देखना है, ठीक है, तो कह रहा है इंटेलेक्ट ह्यूमन बीइंग दो तरीके से बात करते हैं। कहता है एक है उसकी पर्सनल ईगो। पर्सनल ईगो को मतलब वैसे मेंटल बिहेवियर, है ना। और दूसरा है उसका बिहेवियर टुवर्ड्स द आउटसाइड वर्ल्ड, आई कैन से इंडिविजुअल एक्शन। कहता है जो उसकी ईगो है ना, वो उसके एथिक्स है। कह रहे हैं उसके एथिक्स में और इंडिविजुअल एक्शंस में हमेशा क्या होगा, चांस ऑफ क्लैश। वो यही बोल रहा है हमेशा क्लैश होगा, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ क्लैश, दैट इंडिविजुअल एक्शंस गेट क्लैश विद हिज ईगोज, है ना। अब ये इंडिविजुअल एक्शंस उसके खुद के भी हो सकते हैं, अदर भी हो सकते हैं। ईगो उसकी खुद की भी हो सकती है, अदर। तो माई ईगो में गेट क्लैश विद योर एक्शन, और योर ईगो माइट गेट इन क्लैश विद योर माई एक्शंस, है ना। कह रहे हैं इस क्लैश को सॉल्व करने के लिए लॉ है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं स्टेट सॉल्व दिस इशू, स्टेट सॉल्व दिस क्लैश बाय क्रिएटिंग लॉ। सिंपल, कुछ नहीं है वो। इंडिविजुअल और ट्रांसडेंटल थ्योरी जो है ना, हेगल की, बिकॉज इज अ डिस्क्राइब, ये जो है ना, विक्ट इज अ स्टूडेंट ऑफ हेगल। हाँ, स्टूडेंट का यही काम है, टीचर के मानचित्र को उठाया और लगा के और कॉपी पेस्ट किया, हो गया, है ना। तो अगर देखोगे तो हेगल की तो पर्सनालिटी को पिक कर रहा है, मेंटल पर्सनल, उसकी जगह पर्सनल ईगो और बिहेवियर दिखा दिया बस। क्लैश करा रहा है और बोल रहा है कि उसका यही तो हेगल ने काम किया। हाँ, थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस, यही तो है। हाँ, तो जो हेगल है वही कह रहा है, थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस, वो यही कह रहा है पर्सनल ईगो है, बिहेवियर है, एक्शन करेंगे हो जाएगा। दिस इज फिक्ते। तो वी विल डू ओनली दीज थ्री, इमैनुअल कांट, हेगल एंड फिक्ते। आप बोलोगे तो मैं डिक्टेट कर दूंगा, नहीं बोलोगे तो यू हैव दी प्रिंटेड नोट्स, है ना। जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंटेड नोट्स आपके पास हैं, दे विल हेल्प यू। अदरवाइज तो टेस्ट में इतने हैं, पेपर में इतने हैं। ब्रांच पे बुक जरूर पढ़नी है, याद रखना, यू हैव टू रीड ब्रांच पे, है ना। इसके इस लाइन ऑफ एक्शन पढ़ोगे तो हेल्प मिलेगी आपको। चलिए, टुमारो विल डू सोशियोलॉजिकल स्कूल, है ना, और उसके बाद विल मूव इनटू दी नेचुरल और रियलिस्ट का मौका मिलेगा तो एंड में पढ़ाऊंगा। फिर विल मूव इनटू राइट्स एंड ड्यूटीज, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, है ना, और राइट्स एंड ड्यूटीज। तो जो देखिए तीन चार टॉपिक है, कल हम खत्म करेंगे। बेसिकली कल राइट्स एंड ड्यूटीज, सोशियोलॉजिकल स्कूल के साथ राइट्स एंड ड्यूटीज और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, ये कल मैं कंप्लीट करूंगा। चलिए, ठीक है फिर।